नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय 9 डायरी लिखने की कला। बच्चों, जो आपकी ये पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं के लिए एक ही पुस्तक है और इसमें से कुछ अध्याय आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे और बाकी जो बच जाएंगे वो अध्याय आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो आपकी ये पुस्तक 11वीं और 12वीं दोनों में काम आएगी। तो आज हम 11वीं क्लास का करेंगे टॉपिक डायरी लिखने की कला। तो बच्चों, डायरी तो आप समझ ही गए होंगे कि सभी के घरों में मिल जाएगी डायरी। तो डायरी लिखने की कला क्या होती है, डायरी कैसे लिख सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं पाठ का नाम है डायरी लिखने की कला। उसके नीचे लिखा हुआ है इस पाठ में, यानी कि इस पाठ में जो हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे वो है क्या है डायरी, इतिहास के आईने में डायरी, डायरी लेखन और हम, डायरी लेखन और स्मृतियाँ और कुछ विचार बिंदु। तो ये सब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें जो भी प्रश्न बन रहे होंगे साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा डायरी के बारे में ही डिस्कस करना चाहूँगी कि जो डायरी क्या होती है। तो बच्चों, आपके घरों में डायरी तो होती होगी, उसमें कुछ ना कुछ आप नोट भी करते रहते होंगे या आपके जो पेरेंट्स हैं वो नोट करते रहते होंगे। और कई लोगों के घरों में डायरी में कुछ हिसाब किताब भी लिखा जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपना जो रोज़ का खर्चा होता है, घर में क्या खर्चा किया जा रहा है उसके अपने डेट वाइज डायरी में लिखते रहते हैं, या कोई अपना दूध का बिल, कोई और किसी चीज़ की डायरी, कुछ भी हिसाब किताब डायरी में लिखते रहते हैं। ये तो एक तरीका हुआ। कुछ लोगों की आदत होती है कि डायरी में जो कुछ भी वो जीवन में कुछ ऐसी उसकी घटनाएं होती हैं, घटित होती है, या कुछ किसी का कोई ख़ास अवसर है, ख़ास मौका है, ख़ास दिन है, उसको याद करने के लिए आदत होती है कि डेट नोट कर लेते हैं डायरी में। जैसे किसी का जन्मदिन आने वाला है या किसी ख़ास मौके का जो इंतज़ार है उनको कहीं भूल ना जाए तो वो डायरी में नोट कर लेते हैं। तो इतना कुछ तो आप देखते ही होंगे। लेकिन डायरी लिखने की कला क्या होती है, हम डायरी कैसे लिख सकते हैं, तो हम पाठ पढ़ते जाएंगे और साथ के साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी। मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ दी जाती है। यह खाली जगह उस तिथि के विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है। मसलन आने वाले किसी खास दिन के लिए तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिखकर छोड़ दी जा सकती हैं, ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे संकल्प की याद दिला दे। इसी तरह हमने कभी कोई ऐसा काम किया था, किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं, तो उसे डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर दर्ज किया जा सकता है। ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वह विस्मृति का शिकार न हो। विस्मृति यानी भूल का शिकार न हो, यानी कि वो चीज़ जो हम याद रखना चाहते हैं डायरी में अगर नोट कर लेंगे तो हम भूलते नहीं हैं, वो चीज़ हमें याद आ जाती है कि उस तारीख पे हमें क्या करना है। तो डायरी सब देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि 365 दिनों की, यानी जनवरी से लेकर जो हमारे होते हैं दिसंबर तक के महीने डले होते हैं, उसमें हर एक डेट डली होती है हर एक पेज पर। साथ में किसी डायरी में एक डेट के साथ 2 पेज छोड़े होते हैं, किसी में 1 पेज छोड़ा होता है, और उसमें ख़ास दिन जो होता है, कुछ कार्य योजनाएं जो हैं, क्या कार्य करना है हमें उस पर लिखकर हम छोड़ सकते हैं। और आने वाले समय में कुछ ऐसा काम जो हम करना चाहते हैं हम भूल न जाए, वो चीज़ें भी हम नोट कर सकते हैं। या हमारे जीवन में किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जिस घटना को हम याद रखना चाहते हैं, तो उस डेट पर वाले पन्ने पर, पृष्ठ पर हम वो चीज़ नोट कर देते हैं। अब
बात आता है कि डायरी लेखन होता क्या है। कि सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दूसरा उपयोग क्या है हमारा? दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहें, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायरी लेखन क्या है? कि घटनाओं, गतिविधियों, विचारों आदि को पृष्ठों में शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बन सकता है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी, जो उसने 1942-44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। यह तो एक महज उदाहरण है। तो डायरी लेखन आप समझ गए होंगे क्या होगा कि दिन भर में जो घटनाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं या हमारे मन के जो विचार होते हैं, उन्हें जब डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध कर दिया जाता है तो वो डायरी लेखन कहलाता है। अब डायरी जो है वो समाज के अंदर अब लोकप्रिय बन चुकी है, क्योंकि ये साहित्य के अंदर अब आ गई है डायरी। तो इसी प्रकार एक उदाहरण दिया गया है डायरी लेखन का कि एनी फ्रैंक नामक एक यहूदी लड़की थी, किशोरी, जिसने नाजी अत्याचार जब हुए थे तो उस समय 1942-44 के बीच वो एम्स्टर्डम में आकर छुप गए थे और वहाँ पर उसने उनके अत्याचारों को लेकर जो उनके साथ घटित हुआ, जो कुछ उसने अनुभव किया, वो सब उसने अपनी एक डायरी में लिख दिया था। तो बाद में वो जो डायरी है वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुई थी, यानी एक साहित्यिक कृति बन गई थी। ऐसे ही हमारे हिंदी में बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनकी डायरियाँ छप चुकी हैं। अब आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था, और लहासा की ओर। इसी प्रकार आपकी 11th क्लास में भी आप आगे पढ़ेंगे, आपकी आरओ की पुस्तक में स्पीति में बारिश, ये जो हम कह सकते हैं कि जो यात्रा वृत्तांत है साहित्यकारों के, उन्होंने अपनी डायरी में जो यात्रा वृत्तांत लिखे थे वो बाद में उनके वो साहित्य कृति के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। इसी प्रकार और भी अब हम इसमें आपके लेसन में, अध्याय में पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं अब कि हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियाँ, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि की किताब की शक्ल में छप चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी और उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया है। यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी पहले से ही डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी ही हैं। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपने उधेड़ बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़ बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं किन किन साहित्यकारों की जो डायरियां हैं वो साहित्यिक कृति के रूप में छप चुकी हैं। तो आपकी जो परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कोई दो ऐसे साहित्यकार और उनकी डायरी का बताओ जो साहित्य कृति के रूप में छप चुकी है। तो इस तरह से आप इनको प्रश्न के रूप में याद कर सकते हैं, सभी साहित्यकारों की जो डायरियाँ छप चुकी है साहित्य कृति के रूप में। अब आगे चलते हैं हम। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम है, यानी ये स्पेशल पाठकों के लिए नहीं लिखी गई है।
अगर हम ये समझ रहे जैसे कि साहित्यकार उपन्यास लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो किसके लिए लिखते हैं? वो पाठकों के लिए लिखते हैं। लेकिन वो जो अपनी डायरी में जो उन्होंने लिखा, जो कुछ अनुभव किया, वो उन्होंने लिखा था जब वो केवल अपने लिए लिखा था। ये अलग बात है कि बाद में वो लोगों के बीच आ गई, साहित्य कृति के रूप में वो जो है प्रकाशित हुई है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि जो डायरी सचमुच ही इस तरह की रचनाओं का विधागत नाम है। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है कि उस अर्थ में उसको हम साहित्यिक विधा नहीं कह सकते जैसे उपन्यास, कहानी वगैरह होते हैं। फिर भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे दे, मसलन निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होगा, अंतर्वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। तो आपको समझ आ गया होगा। तो फिर डायरी सचमुच में क्या है? वही सचमुच क्या है डायरी? फिर हम कह सकते हैं कि वे नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। तो डायरी सच में क्या है? अपने निजी स्तर पर घटित घटनाएं, यानी कि हमारी जो स्वयं के साथ निजी तौर पर जो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं और उसके साथ जो हमारी मन की भावनाएं हैं, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनका लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। ये तो है ही डायरी में, तो हम अपनी भावनाएं, अपने विचार लिखते हैं, किसी और के लिए लिखने के लिए हम नहीं सोचते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उसकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए। ये अलग बात है कि डायरी लेखन शुरू में तो अपने लिए लिखा जाता है, लेकिन बाद में कोई ऐसी परिस्थितियां आती है जिसके कारण वो सार्वजनिक कर देने का दबाव हमारे ऊपर बन जाए। जैसे कि साहित्यकारों की डायरियां क्या है? साहित्यिक कृति के रूप में सबके सामने आई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है, क्योंकि सार्वजनिक किए जाने के लिए नहीं लिखी जाती। अगर हम ये सोचकर डायरी लिखे कि सार्वजनिक करने के लिए लिखी जाए, तो हम जो लिखना चाहते हैं उसमें लिख ही नहीं पाएंगे अपने विचार। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग के साथ साक्षात्कार। अब यहाँ पर भी विद्यार्थियों, आपका ये प्रश्न बनता है कि डायरी अंतरंग के साथ साक्षात्कार कैसे है? अंतरंग के साथ साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अपने मन के साथ, अपने हृदय के साथ साक्षात्कार, मतलब अब इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, वो अपने अंतरंग के। क्योंकि डायरी लेखन में हम क्या करते हैं? स्वयं ही अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, स्वयं से ही सवाल करते हैं, स्वयं ही उसका जवाब लिखते हैं। तो वो अंतरंग के साथ साक्षात्कार हो गया। तो अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद। तो अंतरंग के साथ साक्षात्कार का क्या मतलब हुआ? अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद, यानी बातचीत। हम अपने साथ ही बात करते हैं। यह ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं, यानी किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता हमारे ऊपर। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलट कर कभी भी छुआ जा सकता है। तो ये जो आपका गद्यांश है, पैराग्राफ है, ये प्रश्न टिप्पणी के तौर पर 2-3 नंबर का कई बार आ जाता है। तो डायरी अंतरंग के साथ साक्षात्कार कैसे है, तो आप ये कर सकते हैं। यानी कि हम स्वयं ही अपनी विचारों को डायरी में लिखते हैं और जो हम पहले ही अच्छी प्रकार से उसको समझ पाते हैं। और क्या होता है, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त, यानी कि हम जिस बात को किसी और से कह नहीं सकते हैं, हम उसको डायरी में लिख लेते हैं और हमारे मन पर जो बोझ होता है उसे हम हल्का महसूस करते हैं और विस्मृति के अंधेरे में भी नहीं खो पाते, यानी कि वो बातें भूल भी नहीं पाते, हम डायरी में नोट कर लेते हैं। तो विस्मृति के अंधेरे में खोते जो अपना व्यक्तित्व है उसके पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे व्यक्तित्व की जो घटनाएं हैं, हमारे विचार है, उसको हम खोने नहीं देते, भूलते नहीं हैं। डायरी में जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हम पलटकर कभी भी उसके पेजों को पलटकर पिछली अपनी बातों को याद कर सकते हैं।
तो आपको ये गद्यांश समझ आ गया होगा कि डायरी अंतरंग के साथ साक्षात्कार कैसे है। अब आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो, कि क्या कहा जा रहा है कि डायरी ऐसा नहीं कि केवल हमारी जो ऐसी सच्चाइयाँ हैं अपनी स्वयं की, जो उन्हीं को शब्द देने का जरिया है, और जिनकी किसी और को हम अभिव्यक्ति मतलब हमारे लिए वर्जित है, यानी जिसको हम किसी और से कह ही नहीं सकते। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। अब यहाँ पर प्रश्न आपका क्या बन रहा है कि डायरी व्यक्तिगत दस्तावेज कैसे है। व्यक्तिगत यानी कि अपना जो पर्सनल एक तरह का कागज जो होता है पर्सनल, जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों और बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है, अनोखा है। मतलब ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशा वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफ़र का वृत्तांत अगर आप सफ़र से लौट कर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव को 2/3 हिस्सा ही बचा बचा कर शब्दों में उतर पाएगा। लेकिन अगर अपने सफ़र के दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी है तो अपने तजुर्बों को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि डायरी व्यक्तिगत दस्तावेज कैसे है, क्योंकि इसमें हम अपने जीवन में घटने वाले खास क्षण होते हैं, हमारे मन के अंदर जो भी विचार आते हैं, और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई है जिसको हम याद रखना चाहते हैं, किसी के साथ कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई हुई है, उस तरह की जो स्मृतियां हैं उसको हम कैमरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन अपनी डायरी में लिखना उनको और आने वाले समय में पेज पलट कर उनको याद करना, वो सचमुच में ही एक हमारे लिए अलग सा अनुभव होता है। और जो हमारा जीवन चल रहा है वो तेज़ रफ्तार से चल रहा है, तो ये आशंका हमेशा बनी रहती है कि हम अपने जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो डायरी है वो भी उससे भी बचाती है, हमें भूलने से बचाती है। तो इसीलिए भी ये व्यक्तिगत दस्तावेज़ है। और यात्राएं जब करते हैं कोई भी, तो यात्रा के दौरान अगर डायरी लिखी जाए तो बहुत ही उपयोगी साबित होती है। लेकिन डायरी तभी लिखी जाए जब यात्रा के दौरान साथ के साथ डायरी लिखी जाए। अगर हम ये सोचें कि यात्रा से लौटकर डायरी लिख लेंगे तो जाहिर सी बात है हम कुछ बातें भूल जाएंगे। यानी कि यात्रा के दौरान अगर हम 5 पेज लिख सकते हैं, लेकिन यात्रा के बाद अगर आकर हम लिखना चाहें तो कुछ बातें छूट भी सकती हैं, हम भूल भी सकते हैं। इसलिए साथ के साथ डायरी लिखना ज़्यादा ठीक रहता है। तो आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। अब है हम आगे पढ़ेंगे कि डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो डायरी लिखना अपने एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। यानी कि डायरी हमारे मित्र भी है। ये प्रश्न भी बन सकता है आपका कि डायरी अपने मित्र, हमारी मित्र कैसे हैं। अगर आप भी खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती गांठना चाहते हैं तो इन खास बातों को ध्यान में रखो। कैसे मित्र है डायरी हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम अपनी जो बातें हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते वो हम डायरी में लिखते हैं। तो वो खास मित्र का काम करती है हमारे लिए डायरी, कि जैसे हमारा कोई पक्का मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, उसको हम अपने मन की बातें कह सकते हैं। तो डायरी भी हमारे लिए मित्र का, क्योंकि जो हम किसी को नहीं कहना चाहते वो हम डायरी में लिख देते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं अब डायरी को लिखते समय हमें किन किन खास बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखनी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालें। यह सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ न महसूस करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2 पंक्तियां ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में पूरी हो।
कहा भी गया है, सभी दिन एक समान नहीं होते। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन जाएगा। इसीलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डाली जा सकती हैं और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। तो इस पॉइंट से क्या समझ आया आपको कि डायरी ये ज़रूरी नहीं है कि हम नए साल की जिस साल में डायरी लिख रहे हैं वही साल की डायरी उठाएं। हमेशा कोई नोटबुक बना लीजिए या कोई पुराने साल की डायरी लिख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे नए साल की डायरी में कई बार तिथियां होती हैं, उसमें नीचे लिखने के लिए केवल एक ही पेज दिया होता है। लेकिन अगर हम पुराने साल की डायरी तो वहाँ पर तिथियों को काट कर हम अपने हिसाब से पेज डिसाइड कर सकते हैं कि इस तिथि में हमें कितने पेज का लिखना है। कई बार होता है कि हमें 5 पेज का लिखना है, लेकिन अगर नए साल की डायरी में एक ही पेज छूटा हुआ होता है उस तिथि के अंदर, तो हम उसमें लिख नहीं पाते। अगर पुराने साल की होगी तो हम उसको ऊपर काट कर अपने हिसाब से तिथि डालकर उतने पेज में वो चीज़ लिख सकते हैं। और किसी दिन होता है कि एक पेज में ही हमारी बातें पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर वो तिथि डालकर एक पेज में पूरी की जा सकती है। इसीलिए ये ज़्यादा उपयोगी हो सकता है हमारे लिए। अब दूसरा पॉइंट है, लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी जगह के बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाएं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती हैं, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। यानी कि आप खुद सोचना है आपको कि आपने क्या लिखना है। जो भी आपके साथ दिन भर में जो भी घटित हुआ है, क्या क्या चीज़ें जिनको आप याद करना चाहते हैं, क्या क्या भूलना चाहते हैं, ये सब आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लिखना है। फिर है तीसरा पॉइंट, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है कि पर्सनल चीज होती है डायरी, और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लिखन शैली, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए यह मानते हुए कि डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं। इस पॉइंट में क्या क्लियर हो रहा है कि डायरी हमारी निजी वस्तु होती है, और डायरी लिखते समय अगर हम दिमाग में ये रखेंगे कि दूसरा कोई पढ़ लेगा उसको, तो वो चीज़ जो हम खुलकर अपने विचार उसमें लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए डायरी हमेशा यही सोचकर लिखनी चाहिए कि इसका पाठक यानी इसको पढ़ने वाला केवल आपके सिवा और कोई नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, यह कतई ज़रूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जानी चाहिए। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य कर सकता है। डायरी लेखन में इस समझौता परिस्थिति के लिए कोई जगह नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं करें। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सध पाता है, इसकी चिंता न करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप ग्रहण करती है वही डायरी की उचित शैली है। यानी कि इसमें क्या बताना चाहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि डायरी मानक भाषा शैली में हो, परिष्कृत हो, यानी कि बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कोई मात्रा की गलती ना हो, कोई शब्दों की गलती ना हो, या कोई एक ही भाषा में लिखी जाए, ऐसा कोई दबाव नहीं होता। डायरी हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, उसमें हमारी कोई अशुद्धता भी हो सकती है वो, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखने लगे कि भाषा कैसी है, सही है या नहीं है, तो हम अपने विचार अच्छी प्रकार से उसमें नहीं लिख पाएंगे। तो आप अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्स करके भी डायरी लिख सकते हैं। तो अगर आप पर ये दबाव बना रहता है कि नहीं मुझे तो एक ही भाषा शैली होनी चाहिए या मुझे अच्छी प्रकार से लिखना है, कोई गलती नहीं होनी है, तो आप जो अपने अंदर के विचार है उसको नहीं लिख पाएंगे अच्छी प्रकार से। इसलिए भाषा की शुद्धता इसमें कोई ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद है आखिरी पॉइंट, आखिरी पर बहुत अहम बात ये कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं, भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। आप अपने जिन अनुभवों को वहां दर्ज करते हैं उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर यह बात हमारे जहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं।
तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि डायरी जो होती है हमारी जो निजी स्तर की घटनाएं होती है, मैं स्वयं के साथ जो घटित घटनाएं हैं, अनुभव है, उसका लेखा जोखा हो सकता है। साथ में उस समय के जो उस समय का जो उस दौर है जो उसमें हमारा आईना भी है, अक्स भी है, हमारी परछाई भी है। कैसे है? क्योंकि उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो इतिहास था, आसपास का जो माहौल था, वो कुछ ना कुछ डायरी में वो झलकता नजर आता है। तो हमारे उस समय के इतिहास का की जो परछाई भी उस डायरी में मौजूद रहती है। तो ये चीज़ें अगर हमारे दिमाग में रहे डायरी लेखन करते समय, तो ये इसके लिए हम अधिक संतुष्ट हो जाते हैं अपने काम के महत्व को लेकर। तो आइए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए, यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें, क्योंकि डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए। तो जिससे कि आपके जो लेखन कौशल है, लेखन कौशल का भी विकास होगा और आपका जो विचाराभिव्यक्ति का जो तरीका है वो भी सुधरेगा कि आप अपने विचार स्वयं अभिव्यक्त कर पाएंगे जितना आप लिखोगे उसको। तो जिससे कि आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसमें निपुण हो जाएंगे। तो डायरी लेखन हमें अपने विचार अभिव्यक्ति को अच्छे प्रकार से प्रकट करना सिखाती है, हमारे जो लेखन कला का विकास है उसको भी करती है। और इसमें हमने एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, कई बार 1-2 नंबर के, या एनी फ्रैंक के बारे में ही टिप्पणी 2-3 नंबर की आ जाती है। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे उसने डायरी लिखी, किन हालातों में लिखी थी, कैसे वो हमारा जो ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। तो एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता कायम हुई और यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए तो वह परिवार समेत एम्स्टर्डम चली गई। फिर नीदरलैंड पर भी नाजियों का कब्जा हुआ और यहूदियों पर अत्याचार का दौर वहां भी शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में जुलाई 1942 में उसका परिवार एक दफ्तर में गुप्त कमरे में छुपकर रहने लगा, जहां 2 साल बिताने के बाद वो नाजियों की पकड़ में आ गए और उन्हें यातना कैंप में पहुंचा दिया गया। यहाँ फरवरी या मार्च 1945 में एनी की मृत्यु हो गई। यही नहीं, उसके पिता को छोड़कर परिवार का कोई प्राणी जीवित नहीं बचा। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर उसके पिता वापस एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां उन्होंने एनी की डायरी की तलाश की और संयोग से सफल रहे। ये डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी और जून 1942 से अगस्त 1944 तक वह उसमें अपनी खास बातें और नाजी आतंक के अनुभवों को लिखती रही थी। उसके पिता ने महसूस किया कि एनी की डायरी इतिहास के उस भयावह दौर का एक अप्रतिम दस्तावेज है। उन्होंने उसे प्रकाशित करवाने की दौड़-धूप शुरू की। 1947 में मूलतः डच में लिखी गई यह डायरी अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। यह 20वीं सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। कई जगह इसे पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। इलिया एयरबुर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित किया है और कहा है कि यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। यह ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कि ये जो एनी फ्रैंक की डायरी है वो किस नाम से प्रकाशित हुई थी, कौन से सन में हुई थी, मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, तो या फिर पूरा ही एक टिप्पणी लिखनी आ सकती है इसमें। तो आप अच्छे प्रकार से इसको याद रखिए। तो आगे हम इसके प्रश्न कर लेते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो पहले जो पाठ के अंदर दिए गए हैं वो प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 अवसरों की डायरी लिखिए। यानी कि कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहला है, आज आपने पहली बार नाटक में भाग लिया। दूसरा है, प्रिय मित्र से झगड़ा हो गया। तीसरा, परीक्षा में आपको सर्वोत्तम अंक मिले हैं। चौथा है, परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण हो गए हैं। पांचवा है, सड़क पर रोता हुआ 10 वर्षीय बच्चा मिला। और छठा है, कोई ऐसा दिन जिसकी आप डायरी लिखना चाहते हैं। तो आप ये याद रखिए कि जब डायरी लिखते हैं तो आप ऊपर जो तिथि है वो डालेंगे, समय डालेंगे, स्थान भी डाल सकते हैं नीचे,
और जब डायरी में जो भी आप लिखना चाहे 10 लाइन की, 1 पेज की, जो भी आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक को ले लीजिए कि आपने कैसा अनुभव किया, आपको कैसा लगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं इन टॉपिक्स को लेकर, और फिर नीचे आप उसमें अपना नाम हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से आपने डायरी लिखनी है। तो ये इससे आपकी लेखन कला का विकास होगा। तो ये चीज़ केवल बताने की है, लिखेंगे आप स्वयं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाते हुए कारण भी बताना है। तो कारण साथ के साथ मैंने प्रश्न जो आपको क्लियर करवाए थे लेसन के अंदर, उन्हीं के अंदर से कारण मिलेंगे हमें। सबसे पहला है डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है। व्यक्तिगत रचना, ये राइट है। व्यक्तिगत रचना कैसे है? क्योंकि व्यक्तिगत चीज़ें होती है ना इसके अंदर, कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारे साथ कुछ घटित हुआ है, हमारी बातें हैं, वही वो व्यक्तिगत रचना है। दूसरा है डायरी स्वलेखन है, इसलिए इसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है। यस, राइट। स्वलेखन है क्योंकि हम अपने नज़रिए से जो चीज़ें देखते हैं वही उसमें लिखते हैं, किसी दूसरे की दृष्टि से देखकर नहीं लिखते हैं। इसलिए इसमें हमारी जो कोई भी घटना है उसको हमारे नज़रिया उसमें देखने को मिलेगा, किसी दूसरे का पक्ष उजागर नहीं होगा। इसलिए केवल इसमें एक ही पक्ष उजागर होता है। तीसरा है डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करता है। यानी कि ये भी ठीक है क्योंकि निजी स्तर की घटनाएं, भावनाएं हैं। तो हमने आखिरी पॉइंट जो पढ़ा था इसमें आखिर में तो आप ऊपर देख सकते हैं, आखिर बहुत अहम बात है कि डायरी निजी स्तर की घटनाओं, भावनाओं, लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में अपने दौर का अक्स भी है। ये पढ़ा था ना हमने लास्ट में। तो वही चीज़ें हैं कि उस समय की जो हमारी निजी अनुभूतियाँ होती है और हमारे आसपास का जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, उस तत्कालीन समाज है उस समय का जैसे माहौल था, तो उसका ब्यौरा भी हम डायरी से हमें मिल जाता है कि उस समय को ध्यान में रखकर ही डायरी लिखी जाती है। तो हमारे इतिहास का जो आईने का जो अक्स है, हमारी परछाई है। तो ये भी सही है। फिर है डायरी अंतरंग के साथ साक्षात्कार, यानी स्वयं के साथ बातचीत, संवाद स्थापित करना। वो भी हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्योंकि इसमें हम स्वयं ही अपनी बातों को लिखते हैं, स्वयं से ही सवाल करते हैं, स्वयं ही उसका जवाब देते हैं। तो ये अंतरंग के साथ साक्षात्कार है, ये अपने आप से संवाद है। फिर है पांचवा, डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। ये भी राइट है क्योंकि जो चीज़ें हम अच्छे मित्र को अपनी निजी बातें बताते हैं और हम हल्का महसूस करते हैं, उसी प्रकार डायरी भी एक अच्छे दोस्त का काम करती है। जो चीज़ें हम किसी और को नहीं बताना चाहते वो डायरी में नोट कर लेते हैं और हमारे मन पर जो बोझ है उसको हम हल्का महसूस करते हैं। तो ये भी राइट है। इसके कारण भी मैंने आपको समझा दिए हैं। ये अच्छी प्रकार से आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से करिए और इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं वो साथ के साथ मैंने आपको समझाए भी हैं और जिससे कि आपको समझ आ गए होंगे।